गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो ये चैप्टर 5 ही है, अभी चल रहा है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ठीक है, इस पे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं जनरली। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अब क्या करना है कि हमको क्या करना है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस पे डिसाइड होगा कि ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो कितना होता है। ओके, जैसे मान लो कोई मटेरियल ले लो, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है ना, ठीक, मान लिया कोई मटेरियल ले लिया जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन अ मूविंग स्टेट ऐसे समझो। तो मूविंग स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इन एटम कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पे और आप इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हो कि ड्यू टू मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई मटेरियल लिया, उसमें मान लीजिए इस मटेरियल का वॉल्यूम भी है और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब मटेरियल को, और इसमें क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मूविंग स्टेज। ठीक है, या हम ये कहें कि इसको हम किसी ऐसे एरिया में ले जाएं, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी एंड मूविंग स्टेज में आ जाए, किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाइए जहां इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले और ये मूविंग स्टेज में आ जाए। इन दैट केस मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करेगा, मूवमेंट, यानी कि डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट बोलिए उसको। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट सब बोलेंगे जब डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेगा, दो पोल हो, ठीक है ना, प्लस एंड माइनस। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका इटसेल्फ होगा। तो अब हम ये कहें कि मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका इटसेल्फ कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, m नेट। और पूरे वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इस टर्म की बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन की, तो मैग्नेटाइजेशन कहता है कि मैग्नेटाइजेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन। अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें और पूरे वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है व्हेन द मटेरियल प्लेस इन अ फील्ड एरिया। ठीक है ना, यानी कि मान लो कोई मटेरियल है, यही मटेरियल है, इसको अगर हम क्या करें, इसी फील्ड एरिया में ले जाएं, ठीक है ना, तो वो कितना मैग्नेटाइज होने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है ना, यानी मैग्नेटाइजेशन इज अ टर्म विच यूज फॉर द, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिव द मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। बस समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटाइजेशन कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई सिंपल, ठीक है, बल्क मटेरियल है जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग के कारण क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट देता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पूरे सेक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट रहा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, व्हेन द मटेरियल इज प्लेस इन अ पर्टिकुलर फील्ड एरिया। पर्टिकुलर फील्ड मतलब हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मान लो किसी ऐसे एरिया में ले जाए किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटाइज होने की कैपेबिलिटी हो, तो और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है वो उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो तो एक अलग चीज होगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और उसमें प्रेजेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना मिल रहा है पूरे, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बस याद रखना है कि मैग्नेटाइजेशन, सिंपल फॉर्मूला, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द दैट मटेरियल दैट, ठीक ना, थिंग। अब यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई
कैपिटल एम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एम क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ से लिखें एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट नेट अपॉन वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ करंट, सोलेनॉइड पढ़ा था ना, तो सोलेनॉइड में क्या होता था, किसी सोलेनॉइड कॉइल में या किसी करंट कैरिंग कॉइल में अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, उसका एरिया वेक्टर ए है, तो इन, ठीक है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट itself current carrying coil gives the magnetic moment। तो उसके टर्म में अगर बात करें तो I इंटू ए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट I इंटू ए। अब ये क्या है, वॉल्यूम है, तो I का एम्पियर होता है और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ये कैंसिल हो जाएगा तो एम्पियर पर मीटर आ जाएगा, तो यूनिट ऑफ एम क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। अगर हमको डायमेंशन लिखना हो इसका, डायमेंशन ऑफ एम, एम मतलब मैग्नेटाइजेशन, तो क्या हो जाएगा ए, और मीटर के लिए क्या होता है एल, ये ऊपर जाएगा तो ए एल पे पावर -1। डायमेंशन को इस ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो डायमेंशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे। तो डायमेंशन, यूनिट, फॉर्मूला ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन सिंपली समझ में आ गया होगा कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ, ठीक है ना, व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड एरिया। और पहले से क्या हो, मटेरियल के अंदर क्या हो, कुछ एनर्जी मिल रही है बाहर से, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जाइज्ड, और उसका जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट मिले उसमें, यानी कि मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट और यूनिट वॉल्यूम कितना दे रहा है, ठीक है ना, दैट मटेरियल इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। या सिंपली किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी फील्ड एरिया में ले जाइए, इन दैट केस क्या होगा, हाउ मच, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट वी गेट और यूनिट वॉल्यूम, वो होता है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब अगला कंडीशन कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी मटेरियल को प्लेस कर देते हैं, लेट, ठीक है, देखिए क्या करना है, मान लिया कि कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, फॉर यूनिट लेंथ एंड, ठीक है, आई एम्पियर करंट फ्लो अक्रॉस सोलेनॉइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द सोलेनॉइड, ठीक है ना। जब सोलेनॉइड ऐसे, सोलेनॉइड यही होता है, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, एल है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, ये कंसीडर कर लिया, और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ सोलेनॉइड, इसके एक्सिस के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ में ये प्रूफ था, म्यू नॉट एन इंटू आई, वेयर एन क्या है, ये एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नाउ अब क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, प्लेस्ड वन मटेरियल, ठीक है ना, इन बिटवीन, ठीक है ना, ये जो सोलेनॉइड है, ठीक है ना, या अक्रॉस द सोलेनॉइड बोलिए, या इन बिटवीन सोलेनॉइड, ठीक है ना, हैविंग क्या है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए, यानी कि जो मटेरियल है ना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये मान लिया गया कि नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन या नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, या इन ब्रैकेट लिख दीजिए मैग्नेटाइजेशन,
ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम, ये सोलेनॉइड है ना, ये जो कॉयल होता है, ठीक है, उसके बीच में जो गैप है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं ऐसा मटेरियल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट या नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है। तो उस केस में क्या होगा, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अब क्या होगा, ये मैग्नेटाइजेशन उसकी प्रॉपर्टी नॉन जीरो है, मतलब वो मैग्नेटाइज होगा। तो इन दैट केस, ठीक है ना, बी जो होगा, बी नेट वो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम बी नॉट मान लें तो बी नेट जो हो जाएगा वो बी नॉट प्लस बी एम हो जाएगा। यानी इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, अब क्या होगा, अब मटेरियल इज इंसर्टेड अक्रॉस दिस, तो उस केस में क्या होगा, थ्रू दैट मटेरियल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो बी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, इनिशियली जो कितना था वो बी नॉट था, इनिशियली बी नॉट था, और बाद में जो मटेरियल प्लेस किया गया उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया आपका बी नॉट प्लस एम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये जो बी एम है, यहाँ पे बी नॉट तो ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट की वजह से ये हो, हियर जो बी एम है, बी एम इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट मटेरियल। और ये जो बी एम की वैल्यू है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, टोटली मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि मटेरियल की कैपेबिलिटी क्या है, कितना वो हाउ मच मैग्नेटाइज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एम, यानी जो बी एम है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसको हम अगर ऐसे लिखें, बी एम वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होगी टोटल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, कि कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है, और मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटली मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करेगा, यानी बी एम प्रोपोर्शनल टू अगर एम है, तो यहाँ से अगर हम बी एम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। और इन, ठीक है ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम जनरली कांस्टेंट यूज करते हैं म्यू नॉट, तो इसको हटाया तो म्यू नॉट एम टाइम्स जो है वो ये जो बी एम हमारा निकल के आया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मटेरियल और ये जो ड्यू टू करंट, ठीक है, उसकी वजह से ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम की जगह हम ये लिख सकते हैं म्यू नॉट एम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब एक और टर्म निकल के बात आ रही है, यहाँ पे बोला है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ, क्या इसको नाम दे रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, नॉट मतलब ये जो जीरो सिंबल लगाते हैं ना, वैक्यूम मतलब वेयर एयर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दिया, ओके, और एम इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड एच, या उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जहां हमने ये लिख रखा है ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया जा रहा है कि जैसे देखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइजेशन है ना, वैसे ही मैग्नेटाइजेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच मैग्नेटाइज द मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। एंड आगे देखिए, तो अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये भी सिंपली क्या है, इसकी और इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो सेम है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन दिस केस निकालेंगे तो ड्यू टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है 1/μ0 टाइम्स बी, 1/μ0 टाइम्स बी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नेट अपॉन में म्यू नॉट, ये हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसमें से अगर हम क्या करें,
सब्ट्रैक्ट कर दें कौन सी चीज, मैग्नेटाइजेशन ऑफ दैट मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन भी सिंपली क्या है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था ना, हाँ, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन म्यू नॉट। तो वही क्या है, मटेरियल का मैग्नेटिक इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट किया ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी में से, तो ये क्या आया हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन दिस केस। ठीक है, कि अगर वो मटेरियल नहीं होता तो इन दैट केस क्या होता, टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता, ठीक है, दिस। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको इधर ले आए, देखिए ये एक तरीके से चैप्टर फुल्ली रेक्टिफिकेशन भी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, मटेरियल ले जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, क्या नहीं हो जा रहा है, उसके टर्म्स में बात करेंगे। ये जो शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, उसका थोड़ा सा क्या है ना, कि एक फील अपने अंदर ले लेना। हाँ, समझ गया कि हाँ भाई मैग्नेटाइजेशन वर्ड आया, दिमाग में क्लिक किया कि मैग्नेटाइजेशन जो है टोटली रिलेटेड है मैग्नेटिक मूवमेंट से। कितना मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस टर्म में हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन की। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, जस्ट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन इज सेम। ठीक है, बस इसको डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बी। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, 1 by म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट एट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो म्यू नॉट है ना, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये म्यू नॉट जो है वो आपके मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे समझिए। मीडियम आपका वैक्यूम है, या कोई और मीडियम में वाटर है, या ऑयल है, या कोई और मटेरियल ले लिया, मीडियम आप चेंज कर रहे हो, तो उस पर क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना, इज जस्ट लाइक द मैग्नेटिक 1 by म्यू नॉट टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नॉट इज अ, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है। परमिटिविटी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, वैल्यू डिपेंड करे, चेंज होगी तो ये चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी टोटली मटेरियल पे डिपेंड ऐसे कर रहा है, ऐसे समझिए। जब हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एज अ, ठीक है ना, यूनिट वाइज सेम है, तो उसको थोड़ा सा बस फील लेके समझना है कि ये क्या है और ये क्या है। मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया मटेरियल का, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर, ठीक है ना, प्लेसिंग द मटेरियल समथिंग कुछ चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू अप एंड डाउन जो भी हो रही है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम कैसे निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वी गेट बाय म्यू नॉट टाइम्स। तो अब हमको क्या निकालना है, मान लो ये मटेरियल था, प्लेस किया गया नहीं था, तो उस केस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी वैल्यू क्या थी, आफ्टर प्लेसिंग द मटेरियल टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, बी नेट। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इतनी आई, बी नेट अपॉन म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है, मान लो इसको विड्रॉ कर ले, हटा ले, तो उस केस में, ठीक है, मान लो मैं, और एग्जैक्टली क्या करो, विड्रॉ मत करो, मटेरियल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बी एम अपॉन म्यू नॉट टाइम्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रीवियस केस। तो क्या हो जाएगा, बी नेट अपॉन म्यू नॉट माइनस बी। समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि ये रटा जाएगा। अब ये एम को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बी नेट अपॉन में म्यू नॉट टाइम्स, ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस एन। अब ये बोला जा रहा है कि इस केस में जब हमने क्या किया, सोलेनोइड के क्रॉस मटेरियल को प्लेस कर दिया, ठीक है, कोई, तो उस केस में जिसका जो नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट था या मैग्नेटाइजेशन वैल्यू नॉन जीरो थी, इन दैट केस टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस म्यू नॉट टाइम्स एम। एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड एम इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब बात आ रही है कि ये ऐसे समझो कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो दो टुकड़े में बढ़ गया, एक म्यू नॉट एम, ठीक है, एक म्यू नॉट एम हो गया, एच पहले लिखा था एच लिख लो, और एक म्यू नॉट एम हो गया। ये जो है, ये फील्ड जो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट है, ये जो है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, और ये जो आ रहा है वो ड्यू टू, ठीक है ना, मटेरियल इफेक्ट, ऐसे समझो। अब
जब कोई चीज मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है ना, ये जो इंटरकनेक्टेड है, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और जो ये मैग्नेटाइजेशन है वो इंटरकनेक्टेड है। और किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो हम आगे बात कर रहे हैं ये क्या है, जैसे ये जो वैल्यू है म्यू नॉट एच वो टोटली एक्सटर्नल फैक्टर आई इस पे डिपेंड कर रही है, और ये क्या है मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जो, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंज हो, ठीक है ना, ठीक है ना, और या तो फिर इसकी वजह से मैं, ठीक है ना, ये वैल्यू चेंज हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एम है ना मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, इसकी वजह से ये वैल्यू अगर चेंज हो, हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो टोटली कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखिए, या ऐसे कह लीजिए कि एम प्रोपोर्शनल टू एच, मैग्नेटाइजेशन इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू एच। और ये याद रखिएगा मैग्नेटाइजेशन जो है और एच दोनों की सेम यूनिट। आप जरा यहाँ से देखिए मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट, और यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है ना, क्या डिफाइन किया था, एच इज इक्वल टू बी अपॉन में म्यू नॉट, ऐसे समझिए। तो ये वैल्यू यूनिट वाइज सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू, ठीक है ना, मटेरियल हैविंग नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आया। अब हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर वैरी करे तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यानी किस तरीके से इंटरकनेक्टेड, हम ये कहेंगे कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है प्रोपोर्शनल टू जस्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और अगर हम यहाँ से ये हटा दें साइन, तो हम एक कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जाई, ठीक है ना। देखिए पूरी तरह से रट्टा वाला काम है, तो एम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे जाई, ठीक है ना, जाई बोलते हैं, शाई पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, तो जाई इसको हम पढ़ते हैं टाइम्स एच, ठीक है ना। जस्ट एक्स है, थोड़ा सा क्या किया गया है, एक्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जाई। अब ये जो ये वैल्यू है ना, ये, ठीक है, इसको, ये एक वैल्यू है, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। देखो अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है यूनिट वाइज, तो अगर इसके नीचे ले आओगे इसको यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, एम बाई एच, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब ये जो वैल्यू है ना ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड ऑन, ठीक है ना, नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो जाई है ना, ये जो डिपेंड करती है, एक डायमेंशनल लेंथ क्वांटिटी है जो कनेक्ट कर रही है ठीक है ना, एम को एच से, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजेशन से, ठीक है। अब ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसी मटेरियल का ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं होगा, ये वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के लिए हमने क्या किया, एक टर्म यूज किया जाई, जाई की वैल्यू जो है वो डिफाइन करेगी कि, ठीक है ना, मटेरियल किस प्रकार का है। अब हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये, अब जो नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वाले मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे तीन तरह की कैटेगरी है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन, आपकी बुक में दिया हुआ है जाई की वैल्यू, ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्मॉल एंड पॉजिटिव। देखिए ये सब चीज अब कोई इसमें क्या है, टेक्निक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो जाई की वैल्यू है स्मॉल एंड पॉजिटिव, ये होती है अगर, तो उस केस में मेरा मटेरियल है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और अगर जाई आपका क्या है, स्मॉल एंड नेगेटिव, क्या है, अब ये तो रट डालना, तो उस केस में आपका मटेरियल कैसा है, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। तो देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो जिसमें
ऑर्बिटल में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है ना। एटम कंटेन, ठीक है ना, आउटर शेल कंटेन तो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मोटी मोटी भाषा में समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग करने के बाद, ठीक है ना, ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो पैरामैग्नेटाइजेशन होता है। और डायमैग्नेटिक का मतलब कि अगर ऑर्बिटल फुल्ली ऑक्युपाइड है विथ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में मटेरियल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ठीक है। तो जाई की वैल्यू स्मॉल एंड पॉजिटिव इन दैट केस ऑफ आप डिफाइन, ठीक है ना, यानी कि इसकी वैल्यू से डिफाइंड होगा कि मटेरियल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, दोनों क्या है, दोनों के अंदर नॉन जीरो मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन है, लेकिन मतलब मटेरियल, तो मटेरियल डिफाइन करने, नॉन जीरो की बात छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है कि मटेरियल किस प्रकार का है, पैरामैग्नेटिक है या, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे तो उसके में हम मटेरियल की बात करेंगे लाइक मैग्नेट, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस तरीके के मटेरियल की बात होगी। तो दो चीज आपके बुक में जैसा डिफाइन किया है कि जाई की वैल्यू स्मॉल एंड पॉजिटिव, इन दैट केस मटेरियल इज बिहेव, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज अगर स्मॉल एंड नेगेटिव है तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी, ठीक है, मटेरियल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। चलिए अब यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है, अभी हम लोगों का बी नेट कितना आया था, बी इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट एम प्लस एच, यही आया था ना बी नेट, या बी एन कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, म्यू नॉट और यहाँ एम की जगह ये क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, प्लस एच, ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ से अगर एच कॉमन ले लें तो म्यू नॉट एच ऐसा आ जाएगा बी। और हम क्या करेंगे, ये जो जाई प्लस वन है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट, ये म्यू नॉट है ना, इसको हम बोल देंगे म्यू आर एच। और ये जो म्यू आर है ना, ठीक, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है ना, या परमिबिलिटी, वहां परमिटिविटी लिखे थे कोई, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो रिलेटिव क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी की रेफरेंस, देखो नॉट का मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम मतलब वैकेंट, मतलब कुछ भी नहीं, वैक्यूम का मतलब कुछ भी वहां ना हो, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ एयर। और आर का मतलब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी, यानी कि मटेरियल आ गया ना, अब मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है ना, रेफरेंस आ गया मटेरियल, तो उस केस में क्या होगा, अभी कुछ नहीं था मान लो यहाँ पे, अभी मटेरियल आ गया, तो उस केस में रिलेटिव परमेबिलिटी चेंज होगी, यानी इस वैल्यू चेंज होगी म्यू की। तो उस केस में हमने, और वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, मटेरियल की वजह से। मटेरियल की क्या खासियत है, उसका कुछ ना कुछ जाई वैल्यू है, जाई की वैल्यू डिफाइन कर रही है मटेरियल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो इसलिए ये वैल्यू इससे रिलेट कर गई। तो वन प्लस जाई को कांस्टेंट दे दिया म्यू आर, याद करने के लिए टोटली इस तरीके से। तो म्यू आर हो गया अगर ये कांस्टेंट, तो म्यू आर इज इक्वल टू, अब ये रट्टा मार लीजिए, वन प्लस जाई, रिलेटिव परमेबिलिटी रिलेटेड टू, ठीक है ना, दिस वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं जाई को ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, और इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, ओके। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ये वैल्यू जो है वो किस तरह से रिलेट कर रही है परमेबिलिटी से, रिलेटिव टू म्यू आर इक्वल टू वन प्लस जाई, ओके। तो इस कॉमन को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, b इज इक्वल टू इस कॉमन को म्यू टाइम्स h, और जहां म्यू क्या है, म्यू नॉट म्यू आर के बराबर, बस इतना समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो पूरा फॉर्मूला था वो इस चैप्टर का वो फिनिश है, मतलब फॉर्मूला इस चैप्टर का नहीं, इससे रिलेटेड मैग्नेटाइजेशन से और मैग्नेटिक इंटेंसिटी से रिलेटेड ये जो फॉर्मूले थे
वो मोस्टली यहाँ पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब कुछ वैल्यू आपको टेबल में बना के रखा है कि डायमैग्नेटिक के लिए जाई की वैल्यू क्या है और पैरामैग्नेटिक के लिए, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो कहाँ से रिकॉल करना शुरू करो, जब भी आप भूलो तो आप सोचो कि कोई मटेरियल है, उसको हमने किसी फील्ड एरिया में, ठीक है ना, सबसे पहले मटेरियल को, कैसा मटेरियल लेना है ना, ठीक है ना, जिसका मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो। उसके बाद से अगर उसकी बात की जाएगी मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, तो जीरो नहीं है तो मतलब उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाना है, मैग्नेटाइज हो जाएगा वो। तो उसका कुछ का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिल रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के मूविंग स्टेज में हो, तो उस केस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। दिमाग में इतना बैठा लो। उसके बाद से मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, वो उसको हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जस्ट द 1/μ0 टाइम्स बी। ठीक है, ओके। तो अब इतनी थ्योरी मैंने पढ़ा दी, रिकॉल करने के लिए मैंने बता दिया कैसे रिकॉल करना है। और जाई क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं उसको। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। उसकी वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव के केस में आपका पैरामैग्नेटिक होगा, स्मॉल नेगेटिव के केस में क्या होगा, उसकी वैल्यू अगर स्मॉल और नेगेटिव हो तो उस केस में उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, यही डिफाइन कर किया जाता है कि डायमैग्नेटिक मतलब उसके ऑर्बिटल फुल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, और पैरामैग्नेटिक केस में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन, ठीक है, ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ए सोलेनॉइड हैज द कोर ऑफ द मटेरियल विथ रिलेटिव परमेबिलिटी, आपको दिया हुआ है म्यू आर दिया हुआ है, परमेबिलिटी की वैल्यू 400। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इतनी दी हुई है। ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर कोर सेक्शन में कोई मटेरियल जो है वो अंदर, ऐसे समझो कोई मटेरियल जो है फील किया गया, तो उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 400 है उसकी वजह से। ठीक है, द वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर, ये कोर जो है ऐसे समझो कि ये कोई रॉड है और इसके ऊपर से ये इंसुलेटेड है, मतलब बीच में है, वो चपका नहीं है उससे, मतलब बीच में ऐसे समझो कि ये है। ठीक है, और ये चीज जो है वो किसी ऐसे सर्कुलर कॉइल है उसके बीच में ऐसे रख दिया गया है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऐसे कि उससे वो इंसुलेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड कैरी द करंट 2 एम्पियर, आई जो है इस सोलेनॉइड में 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद से बात कर रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्न इज 1000 पर मीटर, यानी कि स्मॉल एन दिया हुआ है। ठीक, स्मॉल एन मतलब हो ही गया 1000, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कैलकुलेट द एच, सबसे पहला वैल्यू पूछा है, एच कैलकुलेट करिए। तो देखिए आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, और अभी आपने पढ़ा है कि बी बराबर म्यू नॉट एच होता है। ठीक है, मोटी मोटा यही पढ़ा था लास्ट में। तो अगर हमको एच कैलकुलेट करना हो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच, एच की जगह पर एन इंटू आई, तो एन इंटू आई, एन जो है वो आपका क्या, मैग्नेटाइजेशन, टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न एंड करंट, यानी 2000, ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर कर लीजिए, क्योंकि यूनिट क्या है इसका, तो ये पर मीटर हो जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर कर लेंगे। यूनिट निकालना जाना है ना, इसका एम्पियर और इसका पर मीटर, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब बात आ जाएगा बी पॉइंट, आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने पढ़ा कि म्यू नॉट एन आई होता है, बट यहाँ पे कुछ कोर सेक्शन में क्या है, कोई मटेरियल इंसर्ट किया गया है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, उसकी वजह से क्या होगा, म्यू नॉट तो क्या है, इन एब्सेंस ऑफ समथिंग, यानी कि वैक्यूम। अगर कुछ और आ गया तो उसकी वजह से म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। म्यू नॉट पहले था ही, आप म्यू आर टाइम्स और ऐड कर दीजिए, एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4/10⁻⁻7। म्यू आर की वैल्यू आपको रिलेट 400 दे रखा है,
ठीक है, और साथ में एन आई डायरेक्ट आपको, ठीक है, एन आई, एन मतलब 1000, आई मतलब 2। तो ये जब पूरी वैल्यू रख देंगे तो आपकी वैल्यू सॉल्व होके कितनी आई है, 1 टेस्ला। ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब सी पॉइंट क्या पूछा है, चलिए मैंने उसमें देख लिया, सी एक्चुअली ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। फिर उसके बाद से ठीक है ना, अब चूंकि ये अनसॉल्व है तो उसमें 1 बाई 1 वो क्या किए हैं, बी में जो है वो बी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सी पॉइंट में मैग्नेटाइजेशन पूछा है, ठीक है ना, मतलब इसको पहले निकाल लीजिए, उससे पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करो, आपको अच्छे से पता है बी नेट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस एम, ठीक है, एच प्लस एम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ म्यू नॉट होगा नहीं, म्यू नॉट म्यू आर भी होगा क्योंकि वो भी है, एच प्लस एम, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, अगर हमको यम निकालना है, यम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आइए, बी बाई म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल टू एच प्लस एम, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखिए, म्यू नॉट, देखिएगा, तो बी की जगह पे क्या हो गया, म्यू नॉट एच प्लस एम होता ही है। अब बी की जगह हम क्या रख देंगे, म्यू नॉट ड्यू टू, ठीक है ना, मटेरियल की वजह से म्यू आर टाइम्स हो जाएगा बी, सॉरी एच लिखना था ना, म्यू नॉट म्यू आर और यहाँ पे एच, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बी कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट एच प्लस एम, यहाँ से म्यू नॉट कर गया तो म्यू आर एच इज इक्वल टू क्या बचा, एच प्लस ये एम है। तो यहाँ से अगर हम यम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एच माइनस एच, ये आ जाएगा, एच कॉमन ले लोगे, म्यू नॉट माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये सॉरी म्यू आर है यहाँ पे, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ, ये म्यू आर है, ठीक है, ये म्यू आर। तो एच की वैल्यू एम इज इक्वल टू एच, म्यू आर की वैल्यू 400 माइनस 1, ये आ गया 399, और एच की वैल्यू अभी आई थी, कितनी आई थी, 200, ठीक है। तो जो आएगा वो हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आपका, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। अब सवाल में डी पॉइंट पूछा है, देखिएगा जो डी पॉइंट है वो पूछा है कि द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट, जैसे पहले क्या है, सोलेनॉइड में आई 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। ये कब हो रही थी, जब उसमें कोई, मान लीजिए कोई चीज इंसर्ट नहीं की गई थी, लेकिन जब उसमें कोई मैग्नेटाइजिंग मटेरियल डाल दिया गया तो क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया, ऐसा समझो, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इंप्रूव कर गया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नेट जो वैल्यू ऑफ करंट है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन वो समहाउ इंक्रीज कर गई। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बी थी, ठीक है, अभी बी नेट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है। देखिएगा किसकी वजह से, मटेरियल इंसर्ट किया ना, तो उसकी वजह से ये मान लिया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इनिशियली कितना था, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। अब क्या हुआ कि जब ये कोर सेक्शन में ये मटेरियल इंसर्ट किया गया तो उस केस में हमको ड्यू टू दिस मटेरियल मान लिया गया कि जो नेट वैल्यू ऑफ करंट है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जा रही है। यानी पहले अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी तो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन मान लिया कि आई एम, ठीक है ना, कोई करंट है
ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन दिस करंट, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आई एम। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन इंटू आई होता है मैग्नेटिक, ठीक है ना, फील्ड थ्रू दिस सोलेनोइड। तो अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोर। तो कोर की वजह से कोर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, म्यू आर टाइम्स, क्योंकि कोर की रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, और नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज होंगे नहीं, है नहीं होगा। आई जो हो जाएगा वो आई प्लस कितना हो जाएगा, आई एम, थोड़ा सा समझिएगा, बी थ्रू ड्यू टू दिस मटेरियल कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स एन इंटू आई, क्योंकि ये भी इसी के सोलेनोइड के क्रॉस इंसर्ट किया गया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू द कॉइल थ्रू दिस कोर सेक्शन कितना है, वो इतने ही रहेंगे जितना पहले, बस उसकी परमिटिविटी क्या है, म्यू आर, और आई जो हो गया जिसकी वजह से पहले जो इफेक्ट ऑफ करंट था वो 2 था, अभी वो इसकी वजह से नेट जो मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज आया, तो उसकी वजह से मान लिया गया कि इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू दिस मैग्नेटाइज, ठीक है ना, मैग्नेटाइज मटेरियल इज आई एम। तो इसके लिए इसकी वजह से मान लिया गया कि नेट करंट इंक्रीज कितना हुआ, आई एम, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, और हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो B इज इक्वल टू, बी कितना था शुरू में, बी टोटल, अभी बी टोटल निकाला गया था ना, बी टोटल 1 टेस्ला, यहाँ मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो इनिशियल केस में जब सवाल में आप देखिएगा कि शुरू में जो बी निकाला गया था वो कितना था, 1 टेस्ला, और यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 400, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2000, और ठीक है, और ये 2 प्लस आई एम, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगी, वैल्यू आ रही है, बुक में आपके सॉल्व नहीं किया है लेकिन यहाँ कुछ छूट रहा है, म्यू आर, ठीक है, म्यू आर म्यू नॉट, म्यू नॉट छूट रहा है, ठीक है, म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है। बी इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट तो था ही, एन इंटू आई था, इसमें म्यू आर, ठीक है ना। जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ बी इज इक्वल टू, मैंने समझाने के लिए लिखा था, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू आई। अब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू एन इंटू आई प्लस आई एम, और ये म्यू आर की जगह यहाँ म्यू नॉट छूट गया, क्यों, फॉर्मूला ही होता है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट तो आता ही है, म्यू आर तो तब आया जब मटेरियल इंसर्ट किया गया, तो यहाँ पे म्यू नॉट छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 प्लस आई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू नॉट, 1 अपॉन में म्यू नॉट, और इंटू 400 इंटू 2000। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, उससे सॉल्व करेंगे और ये 2 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर ले जाके -2। तो ये जो वैल्यू सॉल्व करने पे आई है वो नियर अबाउट, देखिए ये अब ये सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसकी वैल्यू आई है 794 एम्पियर के अराउंड। तो सॉल्व हो जाएगा ये, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 को ऊपर रख देंगे, 4 पाई की वैल्यू रख के काट कुट कर लेंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो चीज़। ओके, टाटा बाय बाय।